सोचिए अगर आप ऐसी फैक्ट्री के मालिक हों जहाँ पे कच्चे माल की कमी नहीं है, मतलब रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है वो हमेशा डिफेक्टिव ही निकल रहा है। इसका मतलब शरीर में रेड ब्लड फैक्ट्री जो है, इसी में कुछ गड़बड़ी हो गई, इसी का नाम थैलीसीमिया है। मतलब आपके पास कमी नहीं है खून की, लेकिन जो खून खून है वो गड़बड़ है। यानी किसी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, लेकिन उसके जो फाइनल प्रोडक्ट निकल रहा है वो एकदम गड़बड़ निकल रहा है, डिफ़ॉल्ट निकल रहा है। तो बस इसी इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है अपना थैलीसीमिया। तो आज हम पढ़ते हैं थैलीसीमिया के बारे में। तो जैसे थैलीसीमिया एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। अब जेनेटिक जो वर्ड है, इससे तो बहुत सारे लोग परिचित होंगे कि जेनेटिक मतलब क्या होता है। तो यही जेनेटिक प्रॉब्लम जब ब्लड में आ जाता है तो उसी जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर, उसी की एक कैटेगरी है थैलीसीमिया। इसमें होता क्या है, मेनली इसमें शरीर में जो हीमोग्लोबिन है, यानी हमारा हीमोग्लोबिन, यही ये जो है, ये सही मात्रा में नहीं बन पाता। तो अगर सोचिए इस हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है। जैसे ये हमारा हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये हमारा, सॉरी ये गलत बन गया, चलो अच्छा ऐसे, ये हमारा हीमोग्लोबिन है मान लो, है ना। अब इस हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को लेके जाना। और अगर यही गड़बड़ है तो क्या ऑक्सीजन ले जा पाएगा, नहीं। और ऑक्सीजन का क्या काम होता है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में हर एक पार्ट में जाते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ऑक्सीजन का काम यही होता है। तो जब ये गड़बड़ है, यानी ये सही मात्रा में बन ही नहीं पा रहा, क्योंकि इसमें जेनेटिक गड़बड़ी आ गई है, तो इसको बनाने वाली मशीन ही ख़राब हो गई है, जीन, उसका जीन ही ख़राब हो गया जिसकी वजह से ये सही बनता है। तो अब ऑक्सीजन नहीं ले जा पाएगा। तो ये इसी का नाम, इसी को थैलीसीमिया बीमारी के नाम से बुलाते हैं। तो थैलीसीमिया क्या है, एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें शरीर में हीमोग्लोबिन सही मात्रा में बन नहीं पाता। अब इसके दो तरीके, मतलब दो टाइप होते हैं। इसके मेनली टू टाइप होते हैं। टाइप पढ़ लेते हैं इसके। दो तरीके से होते हैं। पहला होता है अल्फ़ा थैलीसीमिया, अल्फ़ा थैलीसीमिया। और दूसरा होता है बीटा थैलीसीमिया। हाँ ठीक है, अब ये पढ़ लेते हैं एक एक करके। अल्फ़ा थैलीसीमिया क्या होता है, जब अल्फ़ा ग्लोबुलिन चैन में गड़बड़ हो जाए। जैसे अभी हमने इसमें देखा, हमारी बॉडी में अल्फ़ा और बीटा नाम के दो, हमारे शरीर में अल्फ़ा और बीटा नाम के दो ग्लोबुलिन चैन होते हैं। तो जब अल्फ़ा ग्लोबुलिन चैन में खराबी हो जाए तो उसे अल्फ़ा थैलीसीमिया कहेंगे। और जब बीटा ग्लोबुलिन चैन में ख़राब हो जाए, तो उस खराबी हो जाए, कुछ थैलीसीमिया हो जाए, तो उसे बीटा ग्लोब थैलीसीमिया कहेंगे। ठीक है। इसके मेनली दो ही तरीके होते हैं, अल्फ़ा थैलीसीमिया और बीटा थैलीसीमिया। अच्छा, सीवियरिटी के हिसाब से अगर हम इसे देखें, सीवियरिटी के हिसाब से ये दो तरीके से होते हैं। एक होता है माइनर ट्रैट्स, माइनर या ट्रैट बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है मेजर, ये पहला, ये दूसरा। माइनर में क्या होता है, ये लोग जो होते हैं वो साइलेंट कैरियर होते हैं। क्या होते हैं, जिनमें ये माइनर ट्रैट होगा वो साइलेंट कैरियर होंगे। मतलब बताता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि इन्हें खुद पता नहीं होता, लेकिन ये अगली पीढ़ी में पहुंचा देते हैं। इनको पता नहीं होता कि हाँ इनको बीमारी है, क्योंकि उनमें सिम्टम नहीं आते, इनमें कोई लक्षण नहीं दिखते। लेकिन जब ये इनकी जो जनरेशन आगे बढ़ती है, तो ये उसमें उसमें एकदम ट्रांसफ़र कर देंगे, उसको बीमारी ज़रूर बना देंगे, है ना। इनमें होता है, लेकिन ये रिसेसिव फेज़ में होता है, उतना लक्षण दिखा नहीं पाता। तो इनको माइनर बोलते हैं, माइनर ट्रैट में होते हैं। जैसे मान लो अभी किसी के अंदर है, उसको पता ही नहीं है, क्योंकि उसमें लक्षण ही नहीं आ रहे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मान लो उसकी जिससे शादी हुई, फिर उससे अगला पीढ़ी बना, F1 F2 जनरेशन, तो उसमें ये जाके दिख जाएगा, तो उसको बीमारी हो जाएगी, उसको साइन एंड सिम्टम आने लगेंगे, उसको डोमिनेंट फेज में चले जाएंगे, तो उसको माइनर ट्रैट्स में रखते हैं। और मेजर में क्या होता है, मेजर में इनकी हालत थोड़ा टाइट होती है, समझें, क्योंकि इनको रेगुलर जो है इलाज की ज़रूरत पड़ती है, इनमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत रेगुलर पड़ती है, क्योंकि इसमें जो है डोमिनेंट फेज में होते हैं और सिम्टम आते रहते हैं। तो इसमें दो तरीके से होते हैं, अल्फ़ा थैलीसीमिया अगर अल्फ़ा ग्लोबुलिन में प्रॉब्लम आ जाए चैन में, तो अल्फ़ा थैलीसीमिया अगर बीटा ग्लोबुलिन चैन में प्रॉब्लम आ जाए,
तो वो बीटा थैलेसीमिया। सीवियरिटी के हिसाब से दो तरीके से होते हैं, माइनर ट्रेट्स मतलब साइलेंट कैरियर होते हैं ये, और ये इनमें तो वैसे भी लक्षण पता नहीं चलते लेकिन अगली पीढ़ी में ये पहुंचा देते हैं। दूसरे होते हैं मेजर, जिनको हमेशा रेगुलर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इनकी तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। अब आगे पढ़ते हैं इसका कॉजेस। इसका जो कॉज है, मैंने आगे अभी क्या पढ़ा है, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। क्या है ये? जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। तो कॉज क्या होगा? जेनेटिक होगा। इसका कोई बाहर से कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस इसका कॉज नहीं है। इसका कॉज क्या है? जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है ये। मान लो अगर आपके मम्मी पापा दोनों माइनर हैं तो बच्चे के मेजर होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। मान लीजिए पेरेंट में मदर और फादर दोनों माइनर हैं तो बच्चे के मेजर होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि इनमें रिसेसिव होता है। इनमें पता नहीं चलता लेकिन इसका एक एक माइनर माइनर वाला जीन जब इसमें जाएगा, एक एक गड़बड़ी वाला जीन जब इसमें जाएगा तो एक अल्फ़ा भी गड़बड़ हो जाएगा और बीटा भी गड़बड़ हो जाएगा। तो जब दोनों ही गड़बड़ हो जाएगा तो बच्चे को साइन और सिम्टम सीवियर आने लगेंगे और बच्चे की डेथ तक हो जाएगी कभी कभी सीवियर केस में। ठीक है, तो ये हो सकता है जेनेटिक इसका म्यूटेशन होता है, बाहरी कोई नहीं होता। ये इसका पैथोफिजियोलॉजी मतलब इसमें देख लेते हैं कैसे क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले चैन इम्बैलेंस होता है, जैसे अल्फ़ा और बीटा जो चैन होता है वो क्या हो जाता है? इम्बैलेंस हो जाता है। जब ये इम्बैलेंस होगा तो इसकी हीमोग्लोबिन की चेन अल्फ़ा और बीटा का तालमेल गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आरबीसी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। आरबीसी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, टूटना फूटना लगेगा, है ना। समझ गए? शरीर को लगता है कि ये जो आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं हैं, रेड ब्लड सेल हैं, ये ख़राब चीज़ हैं, इसलिए उन्हें जल्दी जल्दी नष्ट करने लगती हैं खुद की। उसके बाद क्या होगा? आरबीसी डिस्ट्रक्शन होगा तब क्या होगा? खून की कमी हो जाएगी आपको, क्योंकि नए बन नहीं रहे और पुराने टिक नहीं रहे, तो आपको एनीमिया हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो बन रहे हैं नए तो सही मात्रा में तो बन ही नहीं पा रहे और पुराने हैं वो बेचारे टिक ही नहीं पा रहे हैं, तो एनीमिया तो होना जाहिर सी बात है। फिर क्या होगा? बोन मैरो एक्सपेंशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या? जैसे आपको पता है आपके लॉन्ग बोन में अंदर बोन मैरो होता है, ठीक है। इसी बोन मैरो में आपका ब्लड फॉर्मेशन होता है, इतना तो पता ही होगा। ब्लड फॉर्मेशन होगा, इसी में बनता है ब्लड। तो जब इसको क्या करना पड़ेगा? शरीर को खून बनाने के चक्कर में हड्डियों में ज़्यादा काम पे लगा, इसको ज़्यादा काम पे लगा देंगे कि ज़्यादा ज़्यादा खून बनाओ। तो ज़्यादा खून बनाने के लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए, तो ये एक्सपेंड कर जाएगा। इसमें बोन मैरो में एक्सपेंशन हो जाएगा, इसी बोन मैरो एक्सपेंशन होता है, ठीक है। अब इसमें फिर लक्षण इस क्या दिखेंगे, साइन और सिम्टम क्या है ऐसे ऐसे इंसानों को? ऐसे मान लो किसी बच्चे को या किसी को हो गया तो उसके और साइन और सिम्टम क्या दिखेंगे, पता कैसे चलेगा? लक्षण क्या दिखेंगे उस बेचारे को, इसको थैलेसीमिया हो गया तो लक्षण क्या दिखेंगे? बेचारा फटीक रहेगा हमेशा, ठीक है। उसका पेल स्किन होगा, पीला कलर होगा। और क्या होगा? स्लो ग्रोथ होगा। स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ हो जाएंगी। स्केलेटन जो सिस्टम है गड़बड़ में उसमें डिफॉर्मिटीज़ हो जाएंगी। ठीक है। डार्क यूरिन आएगा। क्यों? क्योंकि आरबीसी ज़्यादा टूट रही है ना, तो आरबीसी ज़्यादा टूट रही है तो क्या होगा उससे? उससे होगा ये कि किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और छान के जो निकालेगा वो डार्क कलर ही निकलेगा, तो डार्क यूरिन आएगा। और क्या हो सकता है? अब इसका डायग्नोस्टिक कैसे, इसका कैसे पता लगाएंगे? डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन। डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन कैसे करेंगे बताइए। सब जो ज़्यादा सीबीसी, कितना खून है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस से एक टेस्ट होता है, कौन सा कौन सा ख़राब है।
हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। जेनेटिक टेस्टिंग होगा, जेनेटिक टेस्टिंग होगा। ठीक है। ट्रीटमेंट के नाम पे हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये सर्दी जुकाम तो है नहीं कि इसको ठीक कर दिया जाए। इसको बस मैनेज कर सकते हैं दवाओं से, थेरेपी से, है ना, डाइट से। तो ट्रीटमेंट में हम यही कर सकते हैं, मैनेजमेंट। तो चूँकि यह जेनेटिक है तो सर्दी जुकाम की तरह तो ठीक नहीं किया जा सकता। तो जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे। और क्या करेंगे, चिलेशन थेरेपी एक होती है, उसको देंगे। ये क्या होती है बताते हैं। क्योंकि बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या होता है कि आपके शरीर में बार बार खून चढ़ाने से आपके शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है। आयरन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसे निकालने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती, जो थेरेपी चालू होती है, उसी को चिलेशन थेरेपी कहते हैं। ठीक है। और क्या करेंगे, फोलिक एसिड सप्लीमेंट देंगे, फोलिक एसिड सप्लीमेंट। फोलिक एसिड सप्लीमेंट क्यों देंगे, आरबीसी बढ़ाने में ये मदद करती है। और सबसे अच्छा, रिस्की और थोड़ा महंगा है, उसको कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ठीक है। ये थोड़ा अच्छा इलाज है, पक्का इलाज है, लेकिन थोड़ा रिस्की और थोड़ा महंगा है। टिप्स इसमें आप कुछ समझ लीजिए क्या। ज़रूरी चीज़ें कि आप अपने मन से आयरन की गोलियां बिल्कुल नहीं देंगे, है ना। बिना डॉक्टर के कहने पे आप आयरन की गोलियां बिल्कुल नहीं देंगे, नहीं, नहीं देना है। और क्या करना है, आपको हेल्दी डाइट लेना है। शादी ब्याह सोच समझ के करना है। ठीक है। कहीं ऐसा ना हो अगला जनरेशन में पहुंच जाए। तो ये अपने हिसाब से वो देख लीजिए जो मैंने लास्ट में बोला। तो बस मेन मेन पॉइंट जो था मैंने बता दिया। इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा देख लीजिए और हमसे पूछ लीजिए कमेंट में कि क्या समझ में नहीं आया। थैंक यू।